नमस्कार दोस्तों सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूं। यहां से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में हमेशा ही वायु नाम के चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे गए हैं। इसलिए 2 से 3 नंबर इस वीडियो के जरिए आपके पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको वायु नाम का टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। जितने भी नए मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं। यह नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हो, जो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, इन नोट्स के माध्यम से आप लोग घर बैठे 60 नंबर की पूरी तैयारी कर सकते हो। मात्र 10 दिन के भीतर आप कंप्लीट नोट्स का रिवीजन कर लोगे, ठीक। और इन नोट्स में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, कंप्लीट आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी पेडागोजी, अर्थात 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। इन नोट्स में आपको पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। सभी वर्षों के 2011 से अब तक के सभी पीवाईक्यू भी इन्हीं नोट्स में चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। 60 नंबर की पूरी तैयारी आप लोग कर पाओगे। नोट्स लेने के लिए स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा। इस नंबर पे आप लोग मेरे से कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को ले सकते हो। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। कितना प्राइस है? 199 रुपये नोट्स का प्राइस है। फटाक से ले लो, 10 दिन के भीतर कंप्लीट आप लोग कर लोगे। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल में किन गैसों का कितना प्रतिशत है? नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78%, 78%, ऑक्सीजन का 21%, आर्गन का 0.93%। अन्य सभी गैस कितनी पाई जाती हैं? 0.04%। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके बाद वायुमंडल की संरचना को जान लेते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। सबसे पहला जो परत है आपका, जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, दूसरा उसके ऊपर समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य वायुमंडल, पांचवा आपका है बहिर्मंडल, जो कि अंतिम परत कहलाती है। अब एक एक करके इन सभी परतों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहली परत है आपकी क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम सभी इसी मंडल में सांस लेते हैं। मौसम की सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, आंधी, तूफान इसी परत के अंदर होती है। इस परत में क्या क्या होता है? मौसम की सभी घटनाएं घटित होती हैं। आंधी, तूफान, वर्षा, ओला, सब कुछ किसमें? क्षोभ मंडल में, जिसको ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरी परत सबसे महत्वपूर्ण है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। यह परत बादल व मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है। इसी कारण हवाई जहाज उड़ते हैं। तो परीक्षा में अगर पूछ ले कि हवाई जहाज किस कारण से समताप मंडल में उड़ते हैं, और पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है, तो यह जो समताप मंडल वाली परत है, यहाँ पर बादल नहीं पाए जाते हैं, ना ही किसी प्रकार की मौसम की घटनाएं घटित होती हैं। यहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है, साफ होता है, इसीलिए हवाई जहाज, वायुयान यहीं पर उड़ते हैं। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन लेयर भी इसी में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से रक्षा करती है। ठीक, समताप मंडल को भी आपने समझ लिया। उसके बाद मध्य मंडल, मेसोस्फियर। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई है ऊंचाई पर। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर दी गई है। क्या दी गई है? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है। किस परत में? मध्य मंडल, जिसको बोलते हैं मेसोस्फियर। ठीक, तो यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। उसके बाद जान लेते हैं बाह्य वायुमंडल, अर्थात थर्मोस्फियर। कभी कभी इसको ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं, और आयन मंडल के नाम से भी इसी परत को जानते हैं। तीनों एक ही परत है, बाह्य वायुमंडल, ताप मंडल या आयन मंडल। ठीक, अब इसको समझ लेते हैं। इस परत को ताप मंडल भी कहते हैं,
आयन मंडल इस परत का भाग है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ती है। देखो, बाह्य वायुमंडल क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो तापमान भी बढ़ता जाएगा। किसमें? बाह्य वायुमंडल में। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो संचार तरंगे हैं, रेडियो संचार तरंगे हैं, वो किस परत में है? तो वो आपकी बाह्य वायुमंडल अर्थात तापमंडल या आयन मंडल जिसको बोल सकते हैं, उसी में आपकी है, जो पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। उसके बाद अंतिम परत एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत। यह वायु की पतली परत है। वायु की सबसे पतली परत कौन सी है? बहिर्मंडल। हल्की गैस हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से तैरती रहती है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि पतली परत किसमें है वायु की? तो बहिर्मंडल में है। और हीलियम, हाइड्रोजन, हल्की गैसें हैं जो तैरती रहती हैं। पेपर में कई बार आया है। अब मैं आपको ठीक अभी तक इतना मैंने आपको बता दिया, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को कराता हूं, फिर आगे मैं पवन पर बात करूंगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। मैंने आपको बताया। उसके बाद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है? तो बड़ा भाग कौन बनाती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पेपर में आया प्रश्न। उसके बाद किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिलान यहाँ पर है। निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। मैंने अभी आपको इन सभी परतों के बारे में बताया। अब आपको करना क्या है? मिलान करना है। जैसे क्षोभ मंडल के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मौसम वाली सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं, आंधी तूफान, ओला बारिश, सब कुछ। तो पहले का सी हो जाएगा। ठीक, पहले का सी हो जाएगा, अर्थात सी का फर्स्ट हो जाएगा। सी का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में दिया गया है और किसी में नहीं है, बाकी सब यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगर आपने मिलान वाले क्वेश्चन में एक का मिलान कर लिया तो पूरा आपका सही होने वाला है। ठीक, ओजोन परत किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है। रेडियो प्रेषण मैंने अभी आपको बताया था, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं बाह्य वायुमंडल। ठीक, जिसको आयन मंडल या ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। पतली वायु सबसे अंतिम परत बहिर्मंडल में पाई जाती है। मौसम वाली घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का मिलान हो जाएगा। अगला, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्यों आदर्श है? क्योंकि बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त इसका वातावरण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, मैंने अभी आपको जानकारी बताई थी। उसके बाद अगला, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत पे आने पर जल जाते हैं? तो मध्य मंडल, मेसोस्फीयर में आने पर जल जाते हैं। नेक्स्ट, ये देखो क्रम भी पूछा जाता है। पृथ्वी की सतह से आरंभ करते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम। आपको क्या करना है? यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और अंत में क्या है? अंत में आपका बहिर्मंडल आता है। सेकेंड जवाब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, कथन और कारण। हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। यह बादलों व मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। बिल्कुल सही कारण है समताप मंडल के बारे में। तो दोनों कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे और एक दूसरे का सही कारण भी है, सही व्याख्या भी करेंगे। तो कितना अलग अलग प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है, कथन और कारण से भी बनता है। नए मित्र ने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं कहूँगा इन नोट्स को अवश्य ले लें। 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपके हाथों में होगा, अच्छे ढंग से तैयारी कर पाओगे। नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नोट्स फटाक से ले लें। नेक्स्ट देख लो आप लोग, बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। नहीं, इसमें नहीं घटित होती हैं, ये होती हैं क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः परिवर्तित कर दी जाती हैं। किसमें? बाह्य वायुमंडल में। केवल बी सही है, ए गलत है, बी सही है। और किस परत के बारे में ये बातें कही गई हैं?
बाह्य वायुमंडल के बारे में, बाह्य, जिसको ताप मंडल या आयन मंडल के बारे में कह सकते हैं। पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला देख लो, ये समताप मंडल के बारे में। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, सही। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, सही। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है, सही। ए बी सी तीनों यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद देख लो आप लोग क्वेश्चन को, क्षोभ मंडल, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ओजोन गैस की परत आपकी समताप में पाई जाती है, किसमें, समताप मंडल में पाई जाती है। इसलिए पहला आपका यहाँ पर काम से गया, द एंड हो गया, गलत हो गया, कट गया। समताप मंडल, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड जल जाता है, समताप में नहीं जलता है बल्कि मध्य मंडल में जलता है, मेसोस्फीयर में जल जाता है। तो दूसरा भी यहाँ पर कैसा हो जाएगा, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा। मध्य मंडल बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, नहीं। ये तापमान किस में बढ़ता है, तो मैंने आपको क्या बताया, समताप, क्या बताया, मैंने आपको बताया मध्य मंडल नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बढ़ती ऊंचाई के साथ बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल, जिसको ताप मंडल के नाम से बोलते हैं, क्योंकि तापमान यहाँ पर बढ़ता है, इसीलिए इसको ताप मंडल के नाम से जानते हैं। तो तीसरा भी गलत है। बाह्य वायुमंडल रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः परिवर्तित कर दी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ विकल्प यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप कंफ्यूज भी हो जाओगे जब आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। जब आपको क्षोभ मंडल के बारे में पता होगा तभी आप कर पाओगे समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन भी तो करा रहा हूँ ना। अब देखो, वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है, बिल्कुल। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, सही। यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है, सही। ठीक, सभी सही हो जाएंगे। अब जलवायु पर क्वेश्चन है, फिर आतपन पर है। तो जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उनसे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन लगभग मैंने आपको करा दिए, जो पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं मौसम और जलवायु, तापमान, आतपन की। अब यहां पर आपको बताऊंगा मौसम के बारे में। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति, अर्थात मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। मौसम को समझ लिया। मौसम क्या है, ये एक लघुकालीन होता है, यानी कि एक क्षणिक कह सकते हो आप लोग, प्रत्येक घंटे में भी चेंज हो सकता है। दिन प्रतिदिन की स्थिति, यानी कि दिन प्रतिदिन यह मौसम बदलता रहता है, इसको मौसम बोलते हैं। जबकि जलवायु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम जलवायु कहलाता है। 10 साल में, 20 साल में, 5 वर्षों में जहाँ परिवर्तन दिखाई पड़ता है, ये दीर्घकालिक मौसम परिवर्तन होता है, इसको जलवायु बोलते हैं। अब उसके बाद तापमान को भी समझा देता हूँ। तापमान, वायु में मौजूद ताप व शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो ताप और शीतलता, गर्मी और सर्दी के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान दिन रात और ऋतुओं में भी बदलता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वायुमंडल का जो तापमान है वो दिन रात बदलता रहता है और ऋतुओं में भी बदलता है। उसके बाद आतपन या सूर्यतपन को समझ लेना उपयोगी रहेगा। आतपन और सूर्यतपन दोनों एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। आतपन तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। किसको, तापमान, टेम्परेचर को प्रभावित कौन करता है, आतपन करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे रोक लेती है। जो हम लोगों को प्रकाश दिखाई पड़ता है, ये जो हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसको ही हम आतपन कह सकते हैं। सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, जो किरणें हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, आतपन बोलेंगे। ठीक, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। मैंने कई बार आपको बताया है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट को उठाकर एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन को घुमाता रहता है। ठीक, तो आतपन का मतलब क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊर्जा। ठीक, जो सूर्य की रोशनी होती है, ऊर्जा होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। कैसे, समझो। जैसे मैंने ग्लोब बना लिया या पृथ्वी बना लिया, भूमध्य रेखा आपकी बीच में होती है जिसको विषुवत बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक ऊर्जा बीच में होती है। ध्रुव पर कैसी हो जाएगी, जैसे जैसे हम लोग ध्रुव पर जाएंगे, ध्रुवों पर जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव पर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तापमान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। आतपन यहाँ पर कैसा होगा, आतपन बिल्कुल ही घटेगा। ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा। अर्थात ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घटेगा, बीच में सर्वाधिक रहेगा। ठीक,
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है। इंपॉर्टेंट लाइन, रट लेना इसको। नेक्स्ट, वायुदाब को समझा देता हूं। वायुदाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से गिरने लगता है तथा समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने से घट जाता है या घटता जाता है। तो यहाँ पर क्या समझे, यहाँ पर आपने समझा कि समुद्र स्तर पर या समुद्र का जो तल है, समुद्र का जो निचला तल है, सबसे अंतिम बिंदु है, वहाँ पर वायुदाब सर्वाधिक होगा और जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, है ना, तो कम होता जाएगा, दाब तेजी से गिरता जाएगा। उसके बाद समझो, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट, निम्न दाब क्षेत्र को समझ लेते हैं। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम से जुड़ा है। तो निम्न दाब क्षेत्र कहाँ पर होगा, क्योंकि समुद्र के तल में वायुमंडल का जो दाब है वो सर्वाधिक होता है। ऊपर की ओर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। अधिक तापमान, जहाँ पर अधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर वायु कैसी होती है, वायु गर्म होती है, तो वायु ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पर निम्न दाब बनता है। वायु दाब लगा ही नहीं पाती है क्योंकि वायु गर्म होती है, ऊपर उठ जाती है, तो निम्न दाब क्षेत्र बनता है। किन क्षेत्र में बनता है, जहाँ पर अधिक तापमान होता है। ठीक, और निम्न दाब बादल युक्त आकाश व नम मौसम से जुड़ा है। निम्न दाब किससे जुड़ा है, बादल युक्त, ठीक, आकाश एवं नम मौसम से जुड़ा है। उसके बाद उच्च दाब क्षेत्र, कम तापमान, जिस क्षेत्र का तापमान कम है वहाँ की वायु कैसी होगी, ठंडी होगी। वायु ठंडी होती है और भारी भी होती है। वायु अगर ठंडी है तो नीचे बैठकर या निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। हमेशा ठंडी वायु ही उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण करेगी। उच्च दाब के कारण आकाश स्वच्छ होता है। आकाश कैसा होता है, स्वच्छ होता है, क्योंकि वायु ऊपर उठ ही नहीं पाती है, नीचे ही बैठी रहती है, इसलिए आकाश कैसा होता है, स्वच्छ होता है उच्च दाब के कारण। ठीक, उसके बाद वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, इसे पवन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में घुमा के पूछा जाता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, यानी कि उच्च से निम्न की ओर गमन करती है, जिसे पवन बोलते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, पवनों को भी समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पवन, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। पवन कितने प्रकार की बताई गई है, 3 प्रकार की। स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। जो लगातार एक ही दिशा में चलती रहे वो स्थायी हैं। कैसी हैं, स्थायी हैं। और मौसमी, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, जो मौसम के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती रहें, उनको मौसमी पवन के नाम से जानते हैं। स्थायी, जिनकी दिशाएं निश्चित होती हैं, जैसे व्यापारिक पश्चिमी पवनें, पूर्वी पवनें, ये स्थायी पवनें हैं। उसके बाद एक और पवन है महत्वपूर्ण, स्थानीय, यानी कि जो लोकल एरिया की पवनें होती हैं, स्थानीय स्तर की या स्थानीय क्षेत्र की होती हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती रहती हैं। उदाहरण के लिए स्थल पवन या समुद्री समीर पवन इम्पोर्टेंट है। ये स्थानीय पवन के नाम हैं या उदाहरण है। स्थल की पवनें, समुद्री समीर की पवनें, जो कि स्थानीय पवन हैं। तो यहाँ पर पवन को भी मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक, अब जितना मैंने आपको बताया उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को कराने का वक्त आ चुका है। तो क्वेश्चन आपके सामने, मैंने सबसे पहले जलवायु को आपको बताया था, मौसम को भी बताया था। जलवायु के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने आपसे कहा वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। क्या, ये मौसम की परिभाषा दी गई है, ना कि जलवायु की दी गई है। ठीक, जलवायु जो होता है ना, ये दीर्घकालिक होता है, औसत, मौसम का औसत होता है। ठीक,
5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष का जो औसत होता है मौसम का, उसको वायुमंडल के नाम से जाना जाता है, ना कि ये दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है। दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है उसको मौसम बोलते हैं। जलवायु अलग बात है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ शब्द आ गया, उसकी ऊंचाई उच्चावच पर निर्भर करती है, नहीं। जो जलवायु होती है ना, उस क्षेत्र की मृदा पर वह निर्भर करती है, ठीक। वहाँ के वृक्ष हैं, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार का तापमान है, तापमान पर भी निर्भर करती है, ना कि ऊंचाई उच्चावच। इसलिए गलत है, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आतपन को आपको समझाया था। पृथ्वी पर आतपन का मतलब आप लोग सिंपल शब्दों में सूर्य का प्रकाश ले लो जो पृथ्वी पर आता है, जिसे पृथ्वी रोक लेती है। पृथ्वी पर आतपन के बारे में, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। मैंने आपको बताया है घटती है। क्या है? घटती है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आतपन घटेगा, सूर्य का प्रकाश ध्रुवों पर घटेगा, क्योंकि ध्रुव बर्फ से ढके हैं। क्यों ढके हैं? क्योंकि वहाँ पर आतपन सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता, पहुँचता है तो बहुत ही कम मात्रा में पहुँचता है, इसलिए वहाँ पर बढ़ेगा नहीं, घटेगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ए गलत है, ए को हटाओगे आप लोग, बी सी आपके सामने उत्तर आ जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। और विषुवत व्रत कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है, यानी कि पृथ्वी का जो कर्क रेखा, जो आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, वहाँ पर आतपन सर्वाधिक प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें यहीं पर आपकी डायरेक्ट पड़ती हैं। सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक तापमान प्राप्त होता है, यानी कि समुद्र पर कम तापमान प्राप्त होता है, ठीक। महाद्वीप पर अधिक तापमान प्राप्त होता है, ये बात भी सही है। उसके बाद पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी है, सूर्य की किरणों का नतिकोण भी है, दिन की अवधि भी है, तीनों सही हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, आतपन प्रभावित होता है किससे? आतपन यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं, हम तो किरणों से ही इसको डायरेक्ट आप समझ पाओगे। आतपन का मतलब सूर्य की रोशनी कह लो या किरणें कह लो, ठीक। सूर्य की किरणें हैं या रोशनी है, बादलों द्वारा भी प्रभावित होती है, क्योंकि अगर बादल आपके छाए हुए हैं, है ना, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा, प्रभावित करेगा। अक्षांश भी प्रभावित करते हैं, जलवाष्प धूलकण भी करते हैं। यहाँ पर तीनों आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद पवन पर आ जाते हैं। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसी बहती है? मैंने आपको बताया, पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है या बहती है। नेक्स्ट, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल भी कम होगा तो वायु कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठंडे क्षेत्रों में वायु कैसी होती है? भारी होती है। और जहाँ पर तापमान कैसा होता है? तापमान कम होता है और वायु ठंडी होती है, तो किस दाब क्षेत्र का निर्माण होता है? किस दाब क्षेत्र? बताओ, यहाँ पर उच्च दाब होगा या निम्न दाब होगा? उच्च दाब होगा या निम्न दाब होगा? यहाँ पर आपका होगा, क्या होगा? यहाँ पर क्या होने वाला है बताओ? वायु ठंडी है और वायु नीचे ही बैठ जाएगी। ठंडे क्षेत्र में वायु कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है, ठीक। तो यहाँ का तापमान कैसा होगा? तापमान आपका कम तापमान है, तो जहाँ पर कम तापमान होगा वायु वहाँ पर बैठी रहेगी, तो वायु दाब कैसा होगा? उच्च होगा या निम्न होगा? आप कहोगे उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा। कैसा होगा? उच्च होगा वायु दाब, ठीक। समझे ना आप? नेक्स्ट, दोनों यहाँ पर आपके कैसे हैं? सही हैं। अगला देखो, आतपन से जुड़ा हुआ है। आतपन के बारे में, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सही है। आतपन की मात्रा और प्रबलता दिनों में, ऋतुओं में, साल भर में बदलती रहती है। सही है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती नहीं है, घटती है। कितनी बार मैंने आपको बताया। सी आपका गलत था, सी इनमें था तो गलत हो जाएंगे। केवल ए बी इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लो, वायु दाब के बारे में है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन हम इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। बात सही है। वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ये भी बात यहाँ पर सही हो जाएगी। उसके बाद वायु दाब को मैंने आपको समझा ही दिया था। ये जानकर आपको असर होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, ठीक। समझे आप? आगे देख लो। आगे देखो, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। बिल्कुल करेक्ट बात।
पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। सही है, सही हो जाएगा। अब पवनों से जुड़े हुए क्वेश्चन, मैंने 3 प्रकार की पवनें आपको बताई थी, पवनों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, मानसूनी पवनें मौसमी के उदाहरण है, बिल्कुल सही, ये मौसम के ही उदाहरण है। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती नहीं चलती हैं, ये तो स्थायी पवनें चलती हैं। तो स्थायी की बात यहाँ पर कर दी गई है, ना कि मौसम की। ठीक, स्थल एवं समुद्र पवनें स्थायी नहीं है, ये स्थानीय हैं, ये स्थानीय है, लोकल हैं। ठीक, स्थानीय हो जाएंगी। तो केवल ए सही है, केवल ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी 2 यहाँ पर गलत हो जाएंगे। उसके बाद देख लो, स्थायी जो लगातार निश्चित दिशा में ही चलती रहे, व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें इनके उदाहरण हैं। समुद्री समीर ये स्थल है, पश्चिमी पवन आपकी स्थायी है, लू मानसूनी ये मौसमी है। ठीक, नेक्स्ट, व्यापारिक पवनों के संदर्भ में बताओ आप लोग। व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। और देख लो, ये पवनों से जुड़े हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुका हूं। लू निम्न में से किस प्रकार का पवन है? तो लू आपका जो है ये स्थानीय पवन है ना, उत्तर भारत में लू चलती है, लू स्थानीय पवन। मौसमी पवनों का उदाहरण क्या है? भारत की मानसूनी पवनें मौसम पवनों का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, स्थायी पवन नहीं है, पश्चिमी पवनें स्थायी हैं, पूर्वी पवनें भी हैं, मानसूनी पवनें आपकी मौसमी हैं। ठीक, और व्यापारिक पवनें भी हैं, लेकिन मानसूनी पवनें कैसी हैं? ये है आपकी मौसमी पवन या मानसूनी पवन भी बोलते हैं, ये स्थायी से अलग है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आर्द्रता को समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। समझो एक तालाब है, इसमें पानी भरा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा है या भाप बन करके उड़ रहा है, वाष्पित हो रहा है, तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है, हम असहज महसूस करते हैं आर्द्रता वाले दिनों में। उसके बाद एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये बरसट के रूप में नीचे आ जाती हैं, यानी कि वर्षा होने लगती है। ठीक, तो जब ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, तभी आप समझ पाओगे। जब जलवाष्प ऊपर उठेगा, जलवाष्प आपका ऊपर उठेगा तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है, ठीक, जो कि बादलों का ही हिस्सा है। जब ये तैर नहीं पाती हैं वायुमंडल में आपकी जलवाष्प, तो भी ये वर्षा कर देती हैं। उसके बाद एक लाइन और इम्पोर्टेंट है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक, यानी कि जो हवाई जेट होते हैं ना, आसमान में उड़ते हैं, तो इनके पीछे एक सफ़ेद पट्टी सी, सफ़ेद चिन्ह छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नमी संघनित हो जाती है। यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई पड़ती है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाके में बाढ़ का कारण बनता है। तो बाढ़ का कारण क्या है? कि पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं, इसलिए। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। अब वर्षाओं की भी मैं बात करूंगा, 3 प्रकार की वर्षाएं हैं आपकी, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। ठीक, जितना अभी मैंने आपको बताया संघनन,
संघनन वाला क्वेश्चन देख लो, जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता, सही। जब ये जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये बरसड़ के रूप में नीचे आ जाती हैं, सही। आकाश में उड़ते हवाई जेट अपने पीछे सफ़ेद पट्टी छोड़ देते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी को संघनित हो जाती है। तो तीनों बातें कैसी हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, जो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई थी उसी के अकॉर्डिंग। बरसड़ के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला। हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है बरसड़ के दूसरे रूप। और बरसड़ के प्रकार नहीं है हिम, ओला, बाढ़ नहीं है बरसड़ का प्रकार, ठीक, बाढ़ आपका नहीं है और बाकी सब बरसड़ के प्रकार हो जाएंगे। अब इसे भी समझ लो, जब वायु गर्म होती तो फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु संघन और भारी होती है, इसलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है, जिससे वायु चक्र चलता रहता है, ठीक। पछुआ पवन को समझा देता हूं आपको। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर भी होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन भी बोलते हैं। और एक पॉइंट आप लोग समझ लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है। जो अपना मून है ना चंद्रमा, इस पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं और मौत के घाट उतर सकते हैं। तो इसलिए वो कपड़े पहनते हैं, पोशाक जिसमें हवा भरी हो।